नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गेरुआ बाबा उपन्यास का चौथा अध्याय। जब नौकर नोखा की चिट्ठी लिए हुए सेवा समिति के दरवाजे पर पहुंचा तब सब लोग चले गए थे। अवधेश नारायण सुपरिंटेंडेंट बाहरी बरामदे में टहल रहे थे, सर झुका हुआ और मनी मन कुछ चिंता भी कर रहे थे। जब वह आदमी पहुंचा तब उनकी चिंता का सोता रुक गया। उसको खड़ा देखकर पूछा, कौन है? मैं बाबू मुरलीधर के मकान से आया हूँ, गेरुआ बाबा को खोजता हूँ। वह तो बाहर गए, उनके वास्ते एक चिट्ठी लाया हूँ। अच्छा, चिट्ठी दे दो, जब वह आएंगे उनको दे देंगे। नहीं, सुपरिंटेंडेंट साहब को देने का हुक्म है, दूसरे को नहीं दे सकते। हाँ हाँ, मैं ही हूँ सुपरिंटेंडेंट, लाओ चिट्ठी। बहुत अच्छा कहकर उसने प्रणाम किया और चिट्ठी देकर अलग खड़ा हो गया। चिट्ठी खोलकर रोशनी में अवधेश जी ने पढ़ी तो उसमें यूं लिखा था, बाबा जी तुरंत आइए, प्यारी को कोई अधमरा करके कमरे में छोड़ गया, वह बेहोश पड़ी है, आप आने में देर मत कीजिए, नोखा। पढ़कर उन्होंने कहा, अच्छा तुम जाओ, मैं गेरुआ बाबा को जल्दी भेजता हूँ। जब वह प्रणाम करके चला गया तब सुपरिंटेंडेंट ने अपने नए बालदूत को बुलाया। वह अभी थोड़े दिनों में से सेवा समिति में आया था। लड़का 9 या 10 वर्ष का होगा, लेकिन चतुराई, तेजी और मुस्तैदी देखकर सुपरिंटेंडेंट ने उसे अपना खास बालदूत बनाकर रखा था। गुप्त संवाद कहीं भेजने की जल्दी और जरूरत होती थी तब उसको बुलाकर सौंपते थे। उस जरूरी चिट्ठी को लिफाफे में डालकर उन्होंने नए लिफाफे में बंद किया। ऊपर मेटूलाल का नाम लिखकर बालक के हाथ पर रखा और मूलचंद के यहाँ ले जाकर गेरुआ बाबा को देने का हुक्म दिया। यह भी समझा दिया कि बड़ी खबरदारी से देना, कोई ताड़ न सके। बहुत अच्छा कहकर लिफाफा हाथ में लड़के ने लिया और अपना खाकी कुर्ता पहना। उसने डाक के बॉय मैसेंजर को इधर उधर आते जाते देखकर उन्हीं के जैसा कुर्ता और दुरंगी मुरेठा सुपरिंटेंडेंट से हट करके बनवाया था। बात यह है कि सुपरिंटेंडेंट महाशय भी उसका बड़ा आदर करते थे। उसको होनहार देखकर अपने लड़के के समान भी प्यार करने लगे। जिस चीज के लिए वह मचलता उसको चीज देते थे। बॉय मैसेंजर के जैसा कुर्ता और मुरेठा भी उसको बनवा दिया था। उसके वास्ते बढ़िया कमीज और किनारीदार काला फीता पाड़ की धोती भी खरीद दी थी। मारवाड़ी पगड़ी भी बनवा दी थी। बालक सबका सेट बनाकर कायदे से अलग अलग रखता था। जब जैसी मौज आवे तब तैसा वेश बनाकर घूमता था। उस घड़ी सुपरिंटेंडेंट का हुक्म सुनकर उसके मन में बॉय मैसेंजर बनने की सूझ गई थी। बस हाथ में रसीद, बही और लिफाफा लेकर बाइसिकल पर सवार हो गया और मूलचंद के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा खिदमतकार बैठा लैंप साफ कर रहा है और दरवाजे तिपाई पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। उसने लैंप साफ करने वाले को पास बुलाकर पूछा, यहाँ कोई मेटू बाबू आए हैं? नाम तो नहीं मालूम, लेकिन एक मेहमान आए हैं। काम क्या है? अच्छा जरा लैंप रख दो और जाओ, बाबू से कहो उनसे भेंट करने को एक आदमी आया है। वाह जी, तुम तो छोटे हो लेकिन बातें बड़ों की सी करते हो। अरे तुम जल्दी जाओ ना, इस घड़ी छोटे बड़े को पहचान मत, पहले सरकारी काम करो, पीछे बात। तुम क्या कोई सरकारी काम करने हो? हाँ हाँ, तुम ना समझोगे, जल्दी जाओ, खबर दो। लैंप साफ करने वाला उठकर भीतर गया और थोड़ी ही देर में मेटूलाल आ पहुंचे। सामने ही तार का हरकारा देखकर उन्होंने उसकी रसीद बही से सही की और तार खोलकर खोला। भीतर का लिफाफा देखकर चौंके, लेकिन सावधानी से भीतर ही दबाकर बोले, अच्छा जाओ। वह बालक नमस्ते कहकर चलता हुआ। उसकी चलन और उसका चेहरा देखकर मेटूलाल मन में कहने लगे, लड़के का जैसा रूप है वैसा ही सुशील चतुर भी है। उसका चेहरा किस आदमी से तो मिलता है, याद नहीं आया। थोड़ी देर में आप ही आप कहा, हाँ इसका चेहरा मुरलीधर से मिलता है, ठीक जैसे उनका ही एडिशन हो, जैसे कोई बहुत बड़ा फोटो सामने रखकर उसको नगीने में लगाने के लिए छोटी कॉपी उतारी जाए। मालिक को खबर कर दो, बड़ी रात से कोई आकर बैठा है, आप सोते रहे, इसी से भीतर ना आने दिया। सुनकर तब वह उस पर बिगड़े और बोले, क्यों, खबर क्यों नहीं की, भीतर क्यों नहीं आने दिया? भीतर आने देने का फल तो पड़ोस में मिल ही गया है, इसी के डर से भीतर ना आने दिया। मूलचंद, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं समझता हूँ यह वही महेश है जिनको मैंने बुलाया था। जरूर गेरुआ बाबा होंगे। वह नौकर अपनी भूल पर लज्जित होकर चला गया। उसने कहा, अच्छा बुला लाओ। नौकर झट उसको बाहर से बुला लाया, उनको पास ही आसन देकर बिठाया। बैठते ही उन्होंने कहा, आप ही गेरुआ बाबा है? जी नहीं, मैं उनका दूत हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है, वह एक जरूरी काम के वास्ते गए हैं। मूलचंद ने परिचय पाकर कहा,
जान पड़ता है गेरुआ बाबा ने आपको भेजा है, तब आप उनके बड़े विश्वासी हैं। अच्छी बात है, उन्होंने बड़ी कृपा की। मैं तो इस घड़ी बड़ी तकलीफ में हूँ, उनकी कृपा का धन्यवाद है। आप अब चिंता न कीजिए, अच्छे हो जाइएगा। जान पड़ता है आपकी कोई कीमती चीज खो गई है। मूलचंद: जी हाँ, वह तो मैं आपको कहता हूँ, लेकिन इतनी दया चाहता हूँ कि आप यह सब बातें जाहिर मत कीजिएगा। हाँ, जब माल मिल जाए और चोर का पता लग जाए तब गिरफ्तार करने पर खुले इजलास में खोल दिया जाए और तो कोई हर्ज नहीं। मेटूलाल: कोई बात आपके कहने से बाहर नहीं होगी, आप कहिए। मूलचंद: कहना तो यही है कि एक हार चोरी गया, लेकिन यह हार मेरा नहीं है, और है भी असल में जिसके पहनने की चीज उससे ना जाने कैसे अलग हुआ, लेकिन मेरे हाथ में वह एक अजीब ढंग से आ पड़ा। अफसोस है कि यह मेरे पास से भी चोरी हो गया। बात यह हुई कि जब मुझे मिला तब संध्या को मैं उसे प्यारी को लौटाने गया। वहां जाने पर बड़ी आफत आई, एक डाकू ने उसे छीन लिया और मेरी यह दशा कर दी। लेकिन जान पड़ता है मुरलीधर के घर पर हाथ मारने जा रहा था। अगर मैं बीच में नहीं मिलता तो वह उन्हीं पर वार करता। इतना सुनकर मेटूलाल ने उनकी और अच्छी तरह से देखा और कहा, मुझे साफ आपकी बात समझ में नहीं आई। इतना आपके बयान से मालूम होता है कि मुरलीधर के घर में कोई प्यारी नाम की है। उसका हार आपके हाथ पड़ गया। मुरली बाबू का नाम तो शहर भर जानता है और उनकी कोठी भी मुझे मालूम है, लेकिन पूरा हाल उनकी चोरी जाने का और डाकू का चेहरा मुरा अच्छी तरह आप बतलाएं तो बड़ा काम दे। यही बातें हो रही थी कि खिदमतगार ने पहुंचकर खबर दी कि डाकघर का हरकारा आपके वास्ते आया है। इतना सुनते ही मूलचंद के पास से मेटूलाल उठकर चले आए। फिर उनसे जो बातें हुई, अब नोखा की चिट्ठी में लिखी घटना की ही उन्हें सबसे अधिक चिंता थी। इसी से एक बहुत जरूरी काम आ पड़ने की बात कहकर उन्होंने मोहलत मांगी और झट वहां से चल पड़े। मूलचंद: नसीब की बात ऐसी है कि इस समय गेरुआ बाबा आप तो नहीं आ सके, लेकिन आपको उन्होंने भेजा है, सो आपको भी अधिक जरूरी काम के वास्ते जाना पड़ता है। अच्छा, तो आप जब वहां से छुट्टी पावे तब जरूर कृपा करें। तुरंत आने का वचन देकर मेटूलाल वहां से विदा हुए और एक जगह अकेले में जाकर गेरुआ बाबा बन गए। जब मुरलीधर के मकान पर पहुंचे वहां उनकी राह ही देखी जा रही थी। जब भीतर गए, मुरलीधर और आदमियों को विदा करके नोखा और फेकनी के साथ प्यारी की खाट के पास ही बैठे थे। देखते ही बोले, अरे आप पर फिर आफत आई? मुरलीधर: क्या कहें बाबा जी, दिन बिगड़ते हैं तब ऐसा ही होता है। देखिए आपके सामने ही सब है, इस बार तो सब चौपट हुआ देखते हैं। घर में चारों ओर तेज ने डर डालते हुए गेरुआ बाबा ने कहा, अच्छा घटना तो बतलाइए। मुरलीधर: मैं तो बाहर के कमरे में था साहब, भीतर से चिल्लाहट सुनकर आया तो मालूम हुआ प्यारी के कमरे से आवाज आती है, लेकिन दरवाजा बंद था। जब जोर किया तो कब्जा टूट गया। भीतर घुस आया तो सब चीजें तितर बितर थी। लड़की नीचे खून में डूबी पड़ी थी। नहीं जानता किस चंडाल ने यह दशा की। उनकी बात सुनकर गेरुआ बाबा ने उस घर के भीतर बाहर चक्कर दिया और सब देखकर खिड़की खोल डालने पर भीतर बाहर देखा। देखते ही देखते दरीची पर खून से लथपथ एक छोटे जगह पे एक छोटे पांव का निशान मिला। खिड़की के पास एक फुहारा देखकर उसको अच्छी तरह जांचा तो मालूम हुआ कि उस पर तो आदमी नहीं चढ़ सकता। अगर कर्निस पर भार देकर उतरा हो तो भी फुहारे पर जोर पड़ेगा और बोझ से टूट जाएगा। लेकिन फुहारे पर भी एक जगह खून भरे पांव का दाग लगा है। इससे जान पड़ता था जरूर वहां चंडाल ने पांव रखा था। मुरलीधर: ढंग से तो यही दिखाई देता है कि फुहारे पर से आकर उतरा है, लेकिन उनके भार से वह टूटा नहीं, बड़ा आश्चर्य है। गेरुआ: इन दोनों जगहों पर पांव रखा है। मुरलीधर: आप क्या समझते? मैं समझता हूँ जो इस पर चढ़ा था वह आदमी नहीं। क्या आदमी नहीं? इसी समय फेंकनी बोली, अरे बबोई को चेत हुआ। मुरलीधर पलंग के पास पहुंचे। गेरुआ बाबा जहाँ थे वहीं रहे। इसी समय नोखा भाई ने गेरुआ बाबा के पास पहुंचकर धीरे से कहा, अब जान पड़ता है इस चोरी का भेद खुलेगा। एक बार प्यारी को कुछ चेत आया, तब वह बोली रही कि अब समझ गई कि गहना उसका कहाँ गया। उसी समय मुरलीधर ने गेरुआ बाबा को बुलाया। जब वह पलंग के पास पहुंचे तो फेंकनी उठकर मसैरी की आड़ में जा खड़ी हुई। उसका एक हाथ साड़ी की आड़ में जाकर तर्जनी और अंगूठी के सहारे किनारी की बत्ती बना रहा था। दूसरा आंचल संभाल धड़कती हुई छाती को मानो दाबे था। चेहरे से डरी हुई जान पड़ती थी। मुरलीधर जब बेटी के पास पहुंचे तो प्यारी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उसका सिर संभालकर तकिए पर ठीक कर दिया और ललाट पर हाथ फेंक कर प्यार से बोली, काहे बेटी अब कैसा हो? कुछ बल आया? कुछ कहोगी? डरती हुई प्यारी ने चारों ओर देखकर कहा, अब भी डर लगता है। ना बेटी डरो मत, यहाँ तो हम लोग मौजूद ही हैं। मुरलीधर बोले, देखती नहीं गेरुआ बाबा भी सामने, डर किस बात का? अगर तुम कह सकती हो तो कुछ हाल तो बतलाओ, क्या बात हुई?
प्यारी ने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह एक बार गेरुआ बाबा की ओर देखकर फिर पिता की ओर देखकर चुप हो गई। गेरुआ बाबा ने भाव समझकर डर के लिए कहा, बोलो बेटी, सब हाल कहो, डरने का कोई काम नहीं। प्यारी ने बहुत थोड़े में कहा, जब मैं दरवाजा बंद करके सोने चली तब देखती हूँ भीतर दराज के पास एक भयानक आदमी खड़ा है। उस पर जो गहने का खाली बकस था उसको उलट पुलट कर देख रहा है। उसको कि ऐसा विकट तो मैंने कभी नहीं देखा दादा। कैसा आदमी था बेटा? मुरलीधर। प्यारी, ना बाबूजी, वह आदमी नहीं था, धीरे से गेरुआ बाबा बोले। मैं तो पहले ही कह चुका। प्यारी, लेकिन आदमी ही की तरह हाथ पांव पर खड़ा था, सीधा खड़ा रहा। चेहरा देखे से तो डर लग रहा था, दोनों आंखें आग की तरह जल रही थी, देह भर में रोए थे, जान पड़ता था जैसे बनमानुस हो। सब लोग चौंक उठे। बनमानुस? प्यारी, मैंने समझा कि उसको पकड़ लूंगी, दौड़कर धरने गई तो लगा नौचरे बकोट ने फिर वही बक्सा उठाकर कपार पर ऐसा मारा कि लहूलुहान हो गया। खून आंख में पड़ा, मेरी आंखें बंद हो गई। फिर उसने बक्से से मारा। अब मैं चिल्लाई तो लेकिन गर्मी चढ़ गई। फिर भी मैं नहीं जानती कहाँ गया, लेकिन बनमानुस मेरा गहना ले गया। गेरुआ बाबा बनमानुस की बात सुनकर मन में सोचने लगे। यह बात अलबत्ते सोचने की है कि बनमानुस किसका है या किसने इसको यह सब सिखलाया है। फिर यह भीतर क्यों आया? जब एक बार चोरी कर ले गया था तो किसी और गहरे मतलब से किस लिए आया था? यही सब सोच विचार कर गेरुआ बाबा ने मुरलीधर से पूछा, अच्छा, आपका या आपकी लड़की का इस शहर में कोई दुश्मन है? मुरलीधर, मैं तो जहां तक जानता हूँ शहर की बात कौन कहे, इस दुनिया में हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं। अब जासूस को बाहर जाने की जरूरत पड़ी। उनको कुछ देखभाल और सलाह करना था, और कमरे से निकले तो नोखा भी प्यारी के कमरे से अपने कमरे को गई। जिस समय बनमानुस की बात पर सब लोग अचकचा रहे थे, उसी समय फेंकनी मसहरी की आड़ में खड़ी मन ही मन सब समझ रही थी, लेकिन मुंह से कुछ ना कह सकी। गेरुआ बाबा की कनकी उसी पर थी। वह उसका रंग ढंग, चेहरे के हाव भाव, उसकी लंबी सांसें लेना सब देख रहे थे। जब सब लोग वहां से चले गए तब फेंकनी झट पलंग के पास आकर घुटने के बल बैठी और सिसक कर रोने लगी। प्यारी ने कहा, रो मत फेंकनी, मुझे वैसा सांघातिक घाव नहीं लगा, खाली डर गई और डर से ऐसी दशा हो गई। अब डर छूट गया, खिड़की जो खुली है इसे बंद कर दे, सर्दी मालूम देती है। बिसुरती हुई फेंकनी ने झट उठकर खिड़की बंद कर दी। गेरुआ बाबा मुरलीधर के साथ आकर बैठे। बाबा ने कहा, देखिए सेठ जी, आप घबराइए मत, घटना तो ऐसी ही भयंकर है, लेकिन तो भी विपद में धीरज से काम लेना चाहिए। आपके घर पर जो लगातार 2 वारदातें हो गई हैं, इसमें डकैती ही नहीं बल्कि चांडालों का मतलब आपकी लड़की की जान लेने का भी मालूम देता था। मुरलीधर, मेरी लड़की का कौन ऐसा दुश्मन हो गया? समझ में नहीं आता। गेरुआ बाबा, देखिए, मेरी बुद्धि में जो आता है वही आपसे कहता हूँ, लेकिन मैं निश्चय होकर कोई बात नहीं कह सकता कि यह बात पक्की है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस बनमानुस ने आपकी कन्या के गहने चुराए उसका कोई मालिक है। उसने उसको स्त्रियों का गहना चुराना सिखलाया। बनमानुस फव्वारे पर सुगमता से चढ़कर उतर सकता है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं। और आपकी लड़की के गहने इसी तरह चोरी किए गए हैं, लेकिन इतनी ही बात बीच में अड़ती है कि वह बनमानुस फिर भीतर क्यों आया? चोरी ही करने का मतलब था तब तो वह चोरी कर ही चुका था, फिर आने की जरूरत क्या थी? उसका फिर आना और लड़की को घायल करना कह रहा है कि उसके मालिक का मतलब आपकी लड़की की जान लेना था। दुनिया में किसका क्या मतलब है, कोई कौन किस गरज से घूम रहा है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन काम देखकर उसके करने वाले की गरज का अटकल किया जाता है। इसके सिवाय एक बात यह है कि आपकी लड़की जीती है। जब डाकू सुनेंगे तब जरूर समझ लेंगे आपने उसी की जुबानी पता पाया कि गहने बनमानुस के ही हाथ से चुराए गए हैं। उससे बेहतर यह है कि आप यह जाहिर करें कि डाकू घर में घुसकर माल असबाब ले गए और लड़की को भी इसी तरह जख्मी कर गए कि उसकी जान निकल गई। बस इसी से वे सब बेफिक्र हो जाएंगे और समझेंगे कि असल बात किसी को जाहिर नहीं हुई। लेकिन लड़की को यहाँ रखने से काम नहीं बनेगा, किसी ना किसी तरह असल भेद खुल ही जाएगा। बेहतर है कोई विश्वासी आदमी प्यारी बाई को दूर ले जाकर रक्षा करे, तब सब लोग समझेंगे कि सचमुच लड़की मर गई। एक दवा ऐसी खिला दी जाए कि लड़की मुर्दे की तरह हो जाएगी, यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं पहचान सकेगा। दाह करने के लिए बाहर ले चलकर वहाँ जो करना होगा सब कर दूंगा, लेकिन यह काम बड़ी खबरदारी से करना होगा। मरघट तक भी अपने बड़े विश्वासी आदमियों को साथ ले जाना होगा। आप खुद रहिएगा और बाकी मेरे अपने आदमी रहेंगे। ऐसा नहीं करने से चोर नहीं पकड़ा जा सकता, और आज रात तक अगर आसामी नहीं पकड़ा जाएगा तो मामला बड़ा गहरा हो जाएगा। पहले तो मुरलीधर इस काम में राजी नहीं होते थे, लेकिन बहुत कुछ समझाने पर
राजी हो गए। गेरुआ बाबा यह कहकर विदा हुए कि थोड़ी देर में दवा लेकर आएंगे। कुछ देर बीत जाने पर गेरुआ बाबा बग्घी लेकर फिर मुरलीधर के मकान पर पहुंचे। उनके हाथ में दवा देकर उसी गाड़ी पर लौट आए। ऑफिस में पहुंचकर उन्होंने दिन की जरूरी बातें पॉकेट बुक में लिखी और डायरी भरकर विश्राम करने चले गए।